आज से लगभग 50 साल पहले मैं सेंट्रल इंडिया के एक छोटे टाउन में रहता था और वहाँ पर एक डेयरी में सुबह दूध लेने के लिए जाता था। मेरी उम्र लगभग 10 साल थी और डेयरी मेरे घर के नज़दीक ही थी, तो सुबह सवेरे लगभग 7 बजे मैं वहाँ दूध लेने जाता था और उस वक्त डेयरी में ज़्यादा लोग मौजूद नहीं होते थे। और चूँकि मैं छोटा था, बच्चा था, तो डेयरी फार्म वाले मुझे डेयरी में घूमने की आज़ादी दे देते थे, तो मैं अपना घूमता रहता था। चारों तरफ बछड़े होते थे और गाय होती थी, मुझे देखने में अच्छा लगता था, तो मैं वहाँ घूमता रहता था। लगभग 1-2 एकड़ में वो डेयरी फैली हुई थी और मैं देखता रहता था कि मिल्चिंग प्रोसेस कैसी होती है। वो मिल्चिंग प्रोसेस जनरली सिंपल ही होती थी कि एक गाय खड़ी रहती थी, उसके आसपास एक बछड़ा बंधा रहता था और बछड़े को कुछ इस तरह से बांधा जाता था कि वो बछड़ा रहता तो गाय के पास था, लेकिन वो उसके अडर्स तक नहीं पहुंच सकता था और उसके अडर्स में हाथ होता था डेयरी फार्मर का। उसके पाँव में एक बाल्टी फंसी होती थी और वो 2 हाथों से 2 अडर्स को स्क्वीज करता रहता था और दूध की 2 धाराएं गिरती रहती थी बाल्टी में। लेकिन एक दिन इसी तरह से मैं दूध लेने जब वहां गया तो मैंने एक अजीब वाकया देखा, और वो ये कि एक गाय की मिल्चिंग की जा रही थी। डेयरी फार्मर गाय का दूध निकाल रहा था, लेकिन उस गाय के पास में जो बछड़ा खड़ा था वो जिंदा बछड़ा नहीं था, बल्कि बछड़े की खाल में कुछ भूसा भरकर उसके नीचे लकड़ी की 4 टांगे लगा दी गई थी। तो दूर से देखने में वो बछड़ा लगता था, लेकिन यदि आप नज़दीक जाएं तो वो बेसिकली बछड़े की खाल थी। इट वॉज अ डमी। और मुझे बाद में पता चला कि डेयरी फार्मर्स इस तरह की हरकत अक्सर करते हैं, और वो तब करते हैं कि जब किसी गाय का बछड़ा किसी कारणवश मर जाता है, तो उसके चलते डेयरी फार्मर को लगता है कि अब उसकी वो गाय दूध देना बंद कर देगी, लेकिन अपनी बिजनेस इनकम को चालू रखने के लिए वो बछड़े की खाल निकालकर उसमें भूसा भर के उसमें लकड़ी की टांगे लगाकर एक डमी बछड़ा बनाकर गाय के पास रख देता है। और इसके चलते बेचारी गाय सोचती रहती है कि उसका बछड़ा अभी भी उसके पास खड़ा है। उसे इस बात का ख्याल नहीं आता कि बछड़ा कभी का मर चुका है। और इस तरह से गाय को हम मेंटली और इमोशनली चीट करके उसका दूध अगले कई महीनों तक निकालते रहते हैं। बहुत साल के बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे मालूम पड़ा कि इस तरह के डमी बछड़े को खाल बच्चा कहते हैं। खाल मीन्स स्किन ऑफ द काफ। और जनरली इस तरह के खाल बच्चे का इस्तेमाल करके वो डेयरी फार्मर्स कम से कम 4-5-6 महीने तक उस गाय को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। और उसके बाद आगे चलकर मुझे मालूम पड़ा कि कई केसेस में तो डेयरी फार्मर्स बछड़ों को खुद ही मार डालते हैं और उनका मटन बाजार में बेच दिया जाता है। और प्राइमरीली वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि गाय या भैंस मेल और फीमेल बच्चों को एक ही रेशियो में जन्म देती हैं, यानी कि लगभग 50% मेल्स और 50% फीमेल्स। और क्योंकि मेल बछड़े आगे चलकर दूध नहीं देने वाले हैं, इसलिए कई डेयरी फार्मर्स मेल बछड़ों से पीछा छुटाना चाहते हैं, वो छुटकारा पाना चाहते हैं। जिन डेयरी फार्मर्स के पास कुछ खेती होती है तो वो जनरली इस तरह की हरकत नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे चलकर वो बछड़ा एक दिन बैल बन जाएगा और तब मेरी खेती में हल चलाने के काम आएगा। उनके लिए मेल बछड़े का कुछ उपयोग आगे होता है। लेकिन हमारे देश में ऐसे लाखों डेयरी फार्मर्स हैं जिनके पास अपनी कोई ज़मीन या खेती नहीं है, तो उनके लिए मेल बछड़े का कोई उपयोग नहीं होता और इसीलिए डेयरी फार्मर्स उसे मार डालते हैं और उसके स्किन में, उसकी चमड़ी में वही भूसा भर के डमी बना ली जाती है और दूध देने वाली गाय या भैंस या बकरी को धोखा दिया जाता है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि इसके अलावा डेयरी फार्मर्स हमारी गायों और भैंसों पर एक और जुल्म करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड इससे भी कहीं ज्यादा गंभीर होता है। हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। मैंने पिछले कुछ दिनों में कई वीडियोस बनाए हैं जिनमें मैंने इस बात का जिक्र किया है कि मैं क्यों दूध नहीं पीता और किन मजबूरियों के चलते हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों ने दूध पीने की प्रथा शुरू की होगी। किस तरह से हमारे देश में 50 से 70
75% 75% तक लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट माने जाते हैं, और किस तरह से हमारे देश में बड़े पैमाने पर मिल्क का एडल्ट्रेशन भी किया जाता है। ये सभी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में उपलब्ध है जिसे आप नरिशिंग काका चैनल पर देख सकते हैं। और इन्हीं में से एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि मेरे दूध न पीने का एक बड़ा कारण है हमारी गायों और भैंसों पर उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया गया अत्याचार। गायों और भैंसों को खाल बच्चा बनाकर धोखा तो खैर दिया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी बड़ी प्रॉब्लम्स उनके ऊपर डाली जाती हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इन मिल्क कैटल का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्हें हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इनमें से एक मेन हार्मोन है बोवाइन ग्रोथ हार्मोन या BGH। और जब इस हार्मोन का इंजेक्शन गायों और भैंसों को दिया जाता है तो ये उनके शरीर में जाकर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जिसे IGF-1 भी कहा जाता है, उसके प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा गायों और भैंसों को ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। ऑक्सीटोसिन गायों में और हम इंसानों में यानी फीमेल्स में पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है, और इसका प्रोडक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड में किया जाता है। ये हार्मोन हमारी माताओं और बहनों और गायों और भैंसों की डिलीवरी के बाद लैक्टेशन में उनकी मदद करता है। जब गायों को ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं तो उनकी मिल्किंग की प्रक्रिया ज़्यादा आसान हो जाती है। सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस कई बार उन गायों को भी दिए जाते हैं जिन्हें दूध देने में कुछ परेशानी होती है, मिल्चिंग प्रोसेस में कुछ परेशानी होती है। अब इस पूरी प्रक्रिया में हमारी 2 देसी कहावतें आड़ी आती हैं। पहली है कर भला तो हो भला, और दूसरी है कि यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए खड्डा खोदोगे तो एक दिन उसमें खुद भी गिरोगे। और ये कहावत हमारी इस हरकत से एकदम सही साबित होती है। जब हम अपनी मासूम, बेजुबान, बेसहाय गायों और भैंसों पर BST या ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस का प्रहार करते हैं तो उनके शरीर में तो IGF-1 की प्रमोशन हो जाती है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लेकिन जब हम उनका मिल्क कंज्यूम करते हैं वो उस मिल्क के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। और परेशानी की बात यह है कि IGF-1 का बहुत गहरा संबंध है ब्रेस्ट कैंसर से, प्रोस्टेट कैंसर से और कोलोरेक्टल कैंसर से। इसके अलावा ये हमारे शरीर में अन्य हार्मोन्स के साथ भी खिलवाड़ करता है, और इसलिए ये पाया गया है कि कई बच्चियां जो इस तरह का दूध पीती हैं अक्सर उन्हें अर्ली ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी से गुजरना पड़ता है। अर्ली ऑनसेट का मतलब है कि उनके शरीर में छोटी उम्र में ही माँ बनने की मैच्योरिटी आ जाती है, बिफोर टाइम। इसी के चलते आज हमारे देश में ऐसी कई बच्चियां हैं, आपने भी देखी होंगी, जिनका छोटे उम्र में ही ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। कई बच्चियों के मेंस्ट्रुअल पीरियड्स 10-11 साल की उम्र में ही, 9 साल की उम्र में ही शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इसमें उन बच्चियों की कोई गलती नहीं है, वो बच्चियां एकदम मासूम हैं। यदि कोई गलती है तो उस दूध की क्वालिटी की जो उन्हें दिया जाता है, यदि कोई गलती है तो उन डेयरी फार्मर्स की जो हमारी गायों और भैंसों से 2 पैसे ज़्यादा कमाने के लिए उन्हें कोई भी यातना या कोई भी टॉर्चर देने में नहीं झिझकते। और ऑफ कोर्स गलती है, सबसे बड़ी गलती तो मैं यही कहूँगा कि हम कंज्यूमर्स की, जो इस तरह का दूध खरीदते हैं और डेयरी फार्मर्स को इस तरह का दूध प्रोड्यूस करने के लिए इनडायरेक्टली प्रोत्साहित करते हैं। दूसरे शब्दों में, हम जो अत्याचार अपनी गायों और भैंसों पर करते हैं उस अत्याचार की कीमत अक्सर हमारे अपने घर में हमारी बच्चियां चुकाती हैं। उस अत्याचार की कीमत वो लोग चुकाते हैं जो ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, किडनी प्रॉब्लम्स, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, इस तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं। अब मुझे तो खैर दूध कभी भी पसंद ही नहीं था, मुझे दूध का टेस्ट भी कभी पसंद नहीं था, लेकिन दूध से बनी हुई चीज़ें ज़रूर पसंद हुआ करती थी। मुझे सुबह सवेरे दूध की बनी हुई देसी चाय पसंद थी, दूध की कॉफ़ी पसंद थी, मुंबई के उडुपी रेस्टोरेंट में मिलने वाली फ़िल्टर कॉफ़ी पसंद थी,
मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद हुआ करता था जिसमें मिल्क का चीज़ रहता था। मुझे वो सैंडविचेस बहुत अच्छे लगते थे जिनमें चीज़ की लेयर होती थी। कई साल पहले तक मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट था ओट्स एंड मिल्क एंड चॉकलेट पाउडर और उसके ऊपर कुछ बनानास। तो ये सब चीज़ें मुझे पसंद हुआ करती थी, लेकिन इतनी सारी चीज़ें पसंद होने के बावजूद मैं आज इनमें से किसी एक भी चीज़ को हाथ नहीं लगाता हूँ। न सिर्फ इसलिए कि मुझे दूध डाइजेस्ट नहीं होता, हजम नहीं होता, बल्कि इसलिए भी कि मैं अपनी पसंद की दूध से बनी इन 2-4 चीज़ों को खाने के लिए 5-10 मिनट के स्वाद के लिए इस तरह के किसी भी अत्याचार का कारण नहीं बनना चाहता जो हमारी गायों और भैंसों पर रूटीनली किए जाते हैं। मैं गाय को माता नहीं मानता, मैं गाय की पूजा वूजा भी नहीं करता, मैं ये भी नहीं मानता कि गौमूत्र से कोई बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं किसी भी कीमत पर अपनी गायों और भैंसों और बकरियों पर या किसी अन्य मिल्क कैटल पर किसी भी हालत में इस तरह का अत्याचार के खिलाफ हूं। मैं उसका कोई कारण भी नहीं बनना चाहता। अब आप मेरी ये सब बातें सुनकर कह सकते हैं कि ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे देश में लगभग 70% लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। हमने मान लिया कि हमारे देश में लगभग 70% मिल्क सैंपल्स में मिलावट पाई जाती है। हमने ये भी मान लिया कि दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमारी गायों और भैंसों को BST, ऑक्सीटोसिन इस तरह के हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दूध में प्रोटीन पाया जाता है, दूध में कैल्शियम पाया जाता है, तो उसका क्या अल्टरनेटिव है? आखिर हम अपने बच्चों को यदि कुछ दूध न दें तो उसकी जगह पर क्या दें? तो इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में, जिसे आप देख सकते हैं इस जगह पर।